पॉडकास्ट योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस, अब तक जो हमने पढ़ा था वो था एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। आज हम उसके स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करता है। उससे पढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मेथड हमारा वही पुराना वाला रहेगा। यहाँ पे मैं टॉपिक्स के बारे में इलैबोरेट करके, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसे समराइज करके पूरा का पूरा पॉइंट्स लिखवा दूंगी। उसके बाद हम लोग नोट्स के मीडियम से पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट में मैं आपको समरी कलेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आता है। सबसे पहले तो वो जान लीजिए क्वेश्चन जो आने का तरीका है। गाइस यहाँ पे जो लिखा है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसी तरीके से वो आपको पूछेगा गाइस की स्कोप क्या है। हिंदी में अगर आप बात करें तो एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र क्या है या फिर उसकी विषय वस्तु क्या है, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट डालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी चीज का आप क्या करते हो, परिचय देते हो, इंट्रोड्यूस करते हो उस चीज को। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या देना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का छोटा सा परिचय। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कुछ लिख के देना है, नहीं, छोटी सी चीज करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, पहला पॉइंट। ठीक है गाइस, अब पहला पॉइंट यहाँ पे है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है कि परिचय देने के बाद हम लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है उसमें लिखना है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट चलेगा इसमें लिखना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। सबसे पहले तो आपने विभिन्न मानसिक यानी मेंटल लेवल की हम लोगों ने बात कर दी है। जो डिफरेंट हर बच्चे की अलग अलग बुद्धि होती है गाइस। अलग अलग बुद्धि होने के कारण उसके अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अब सीधी सी बात है, जब अलग अलग दिमाग है तो उनमें इंडिविजुअल कैरेक्टर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, उसका भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या डाल दिया मैंने, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। सबसे पहले हम लोग मानसिकता से चले, मानसिकता से व्यक्तिगत, हमने व्यक्ति पर्सनालिटी डिफाइन करी। पर्सनालिटी के बाद उसकी, जब हमने एक पर्सनालिटी को डिफाइन कर लिया उसके बाद हम लोग किसमें आ गए, लर्निंग प्रोसेस में आ गए। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के बाद मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है कि विकास के विभिन्न स्तरों तथा पक्षों का अध्ययन। जब आपने कोई चीज सीखी है तो सीखने से क्या होगा गाइस, विकास होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। तो जब डेवलपमेंट की मैंने बात करी तो इसके क्या होंगे, डिफरेंट लेवल्स होंगे और डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे, तो उनकी भी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखा है गाइस, बालक की शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन। ऑब्वियस सी बात है गाइस, इतना जब हम पढ़ेंगे तो उसके शरीर में जो गतिविधियां होती हैं उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। छठवां पॉइंट है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन, ये भी हम लोग करेंगे। ठीक, इसके बाद 7 पॉइंट है रुचि अरुचि तथा थकान आदि का अध्ययन। फिर 8वां पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे गाइस वो है ये पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी अध्ययन। इन पॉइंट्स को आप कवर कर लीजिए गाइस ताकि मैं और पॉइंट्स भी आपको दिखा सकूं। आगे बढ़ रहे हैं गाइस, जब हम 9वें पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट 9 है वो कहता है गाइस बाल अपराधों का अध्ययन। ठीक है, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं गाइस, इतना हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है, मन में चलने वाली गतिविधियों की वजह से उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाल अपराध होंगे, छोटा बच्चा जब कोई गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, अपराध की कैटेगरी में उसकी गलती आ रही है, तो वहां पे भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा गाइस जिस वजह से वो बाल अपराधी की तरफ बढ़ा है। तो उसके कारणों का जो पता लगाना है वो काम भी किसका आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी का। ठीक, 10वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। तो जाहिर सी बात है गाइस, कहीं ना कोई इमोशन होता है जो काम करवाने में हेल्प करता है। सपोज करें कोई बच्चा है अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है पर उसने 4 शब्द कहीं से सीख लिए और अगले दिन से वो पढ़ने लगा, तो वो 4 शब्द क्या होंगे गाइस, जाहिर सी बात है हम 4 वर्ड जो भी रहे हो वो वर्ड ऐसे थे जो उसे मोटिवेट कर गए किसी काम को करने के लिए। तो जब कोई इमोशन पे चीज लग रही है तो जो इमोशन के बिहाफ पे काम हो रहा है उसका भी अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस 11, मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी अध्ययन। मनोवैज्ञानिक यानी जाहिर सी बात है कि जो हमने साइकोलॉजी ली है उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका किस चीज से रिलेशन है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो उस चीज की स्टडी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्ययन। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है गाइस। मेंटल जो हैप्पीनेस होती है, मेंटल पीस होता है, उसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 पॉइंट्स तो मैंने दिखा दिए। इट्स ऑल अप टू यू कि आप वहां पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे किस तरीके से कितने पॉइंट्स आप लिख के आते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा रोल आपका रहेगा। हो सकता है क्या पता आपको इतना पढ़ने के बाद और चीजें भी समझ में आ जाए, और क्या पता हो सकता है आपको 12 पॉइंट भी याद ना रहे, आपके 8-10 जितने भी पॉइंट आप बना सकते हैं वहां पर
आप लेके आ जाइए। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसकी, निष्कर्ष की। ठीक है, निष्कर्ष हमने इस चीज से क्या सीखा, क्या हमें कंक्लूजन मिला है, क्या हमारा सार हमको मिला है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं नोट्स के मीडियम से आगे की क्लास को। देखिए गाइस, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र अथवा विषय वस्तु की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए गाइस, हम आंसर किस तरीके से देंगे। सबसे पहले हमने लिखा है आंसर। ठीक है, अब हम इसे समझते हुए भी चलेंगे साथ साथ। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करने से पहले इसके क्षेत्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात किया जाने वाला अध्ययन व्यवस्थित तथा अपेक्षाकृत सरल होता है। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध मनोविज्ञान से है, किंतु वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में होने लगा है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित हो गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो गाइज, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। सीधे सीधे शब्दों पे ये जो हमने परिचय दिया है, परिचय के बिहाफ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग एक सीमा इसकी निर्धारित कर लेते हैं कि हम लोग किस किस फील्ड में, किस किस क्राइटेरिया में कितना कितना एरिया लेके काम करेंगे। ठीक है, सपोज करा हम लोग 5 साल के बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 5 साल के बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका कितना ज्ञान होना चाहिए, ये एक औसत हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के तौर पे निर्धारित कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाली विषय जो कि जिसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक, पहला यहाँ पे गाइस ये दिया गया है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। तो शिक्षा का सीधा तथा महत्वपूर्ण संबंध बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं से भी होता है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। प्रमुख मानसिक क्रियाएं ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क एवं निर्णय आदि हैं। ठीक है, इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो कोई भी बच्चा है गाइस, सीधी सी बात है, अगर वो उसका जो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम उसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें शिक्षा भी आएगी। उसका जो एजुकेशन लेने का तरीका है, किस तरीके से वो लर्निंग कर रहा है, किस तरीके से वो रीडिंग कर रहा है, कितना उसका फोकस है, कितना सिंपली वो किसी चीज़ को समझ पा रहा है, कितनी उसकी इमेजिनेशन है, कितनी उसकी मेमोरी है, कितना वो किसी चीज़ को थॉट प्रोसेस में रख सकता है, कितने वो डिसीजन ले सकता है, कितने वो डिस्कशन कर सकता है। ये सब पार्ट कहाँ आता है, उसके मानसिक क्रियाओं के अध्ययन में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे गाइस लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर अलग अलग बच्चे सोच रहे हैं तो उनका जो व्यक्तित्व होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ही ध्यान में रखकर सही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। सीधी सी बात है, इसमें ये कह रहा है कि हर बच्चे की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, अपना अध्ययन करता है। हर बच्चे को गाइस आप ये नहीं कह सकते कि ये मेंटली स्ट्रांग है या फिर मेंटली वीक है। ठीक है, हर बच्चे का अपना एक नेचर होगा, किसी फील्ड में वो फास्ट होगा, किसी फील्ड में वो स्लो होगा। आगे बढ़ रहे हैं गाइस थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट यहाँ पे सामने लिखा है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। तो सीखने की प्रक्रिया का जब आप स्टडी करोगे, मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसकी जो प्रोसेस चल रही है सीखने में, उसमें आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा से संबंधित विवेचन के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये पहले से ही पता है गाइस। लर्निंग जो है लाइफ टाइम चलेगी। यह प्रक्रिया बालक के जन्म लेने के साथ ही साथ प्रारंभ हो जाती है और संपूर्ण जीवन काल में किसी न किसी रूप में अवश्य ही चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया का विस्तृत तथा बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में गाइस, कोई बच्चा क्राफ्ट में अच्छा है, आजकल तो एजुकेशन के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं ना लर्निंग सीखने के। कोई बच्चा मॉडल के मीडियम से सीखता है, कोई बच्चा क्रिएटिव से सीखता है, कोई लैब में जाकर सीखता है। तो अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी बहुपक्षीय अध्ययन है। ठीक है, बहुत इलेबोरेट विस्तृत है इसमें।
गाइस जो अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है विकास के विभिन्न स्तरों तथा पक्षों का अध्ययन। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मानव जीवन विकास के विभिन्न अवस्थाओं से होकर चलता है। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट फेजेस होती है, शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर एडल्टहुड आता है, फिर मैच्योरिटी लेवल आता है। ठीक है, तो विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, आवश्यकताएं तथा समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक होती है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान मानव विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यवस्थित अध्ययन करता है। ठीक है, अब गाइस जाहिर सी बात है, ये सीधे सीधे कह रहा है कि जो विकास की अवस्थाएं होती है, पहले शैशव अवस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं, तो आपको क्या लगता है गाइस, जो ज्ञान प्रौढ़ अवस्था में मिलना चाहिए वो शैशव अवस्था में हम दे दें तो चलेगा, या फिर जो ज्ञान बाल्य अवस्था में मिलना चाहिए वो हम किशोर अवस्था के बालक को दें तो चलेगा? नहीं चलेगा गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए विकास के जो भिन्न भिन्न स्तर है उनके पहलुओं और पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है गाइस, पांचवा आपके सामने, बालक की शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन। ठीक है, अब शरीर से संबंधित गतिविधियां, कैसी गतिविधियां हैं गाइस? शारीरिक गतिविधियों का शिक्षा से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव बालक के व्यवहार पर भी पड़ता है। ऐसी दशा में बालक के उचित विकास तथा शिक्षा हेतु शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन और नियमन करना पड़ता है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही होता है। तो बालक की शारीरिक गतिविधियों से अगर मैं बात करूँ गाइस, कोई बच्चा है 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अगर उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर उसकी हाइट ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो इन चीज़ों का असर भी क्या होता है गाइस, सीधा सीधा इफेक्ट उसके लर्निंग पे पड़ता है। किस तरीके से? इस तरीके से गाइस, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने आप को आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करना चाहता है, उनके साथ तालमेल बिठा के चलना चाहता है। अगर बच्चा हाइट में छोटा रह जाएगा तब भी उसके मन में कन्फ्लिक्शन आएगी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा तब भी उसके मन में दिक्कत पैदा होगी कि भाई मैं अलग ही दिख रहा हूँ। तो इस तरह की दिक्कत होती है गाइस। इसीलिए शारीरिक गतिविधियों को कौन ध्यान में रख सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला पॉइंट है गाइस, यहाँ पे छठवां आप देख सकते हैं, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन। बालक की विभिन्न क्षमताओं तथा प्रवृत्तियों को भली भांति जानने हेतु उसकी वंश परंपरा और संबंधित पर्यावरण को भी जानना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए अनुकूल पर्यावरण को भी जानना आवश्यक होता है। ठीक है, यह सब जानकर ही समुचित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव जीवन के इन दोनों पक्षों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब जाहिर सी बात है गाइस, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन में बात करूं तो बच्चा किस जीन से आ रहा है, मतलब किस परिवार से आ रहा है, किस माहौल से आ रहा है, इस चीज़ का भी सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कई जगह ऐसे होते हैं गाइस, अगर मैं बात करूं, कई परिवार ऐसे होते हैं जो जहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। तो जब परिवार में ही ये चीज़ चली आ रही है कि बेटा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ो, तो दोनों ही चीज़ों का बच्चों पर बराबर असर पड़ेगा। अगर एक परिवार है जो पहले से ही केयर फ्री है, यानी फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ो या ना पढ़ो, वो बच्चा भी ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। बट एक परिवार है जहाँ पर पढ़ाई को महत्ता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इस चीज़ का असर बच्चे पर सीधा सीधा पड़ेगा और वो बच्चा पढ़ाई में रुचि लेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइज अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट सीधे सीधे क्या कह रहा है गाइज, रुचि अरुचि तथा थकान आदि का अध्ययन। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया का, रुचि अरुचि यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है गाइज, थकान टायर्डनेस की बात कर रहा है। तो शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया का ही सर्वाधिक महत्व है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं रुचि तथा अरुचि। बच्चा एक जगह पे इंटरेस्ट ले रहा है, एक जगह पे अनइंटरेस्टेड है। ठीक है, रुचिकर कार्य शीघ्र तथा सरलतापूर्वक सीखा जाता है। इसके विपरीत अरुचिकर कार्य को सीखने की गति मंद होती है। अरुचिकर कार्य सीखने में थकान भी अधिक एवं शीघ्र होती है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मानसिक अथवा शारीरिक थकान की अवस्था में सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संबंध कार्य को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। अब गाइज यहाँ पे सीधा सा बोल रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल ले लो कि आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो जब आप फुटबॉल खेलोगे गाइज, तो आपको 1 घंटा कब निकला, 2, 3, 4, 5 है, मतलब आप पूरा दिन फुटबॉल खेल रहे हो। फुटबॉल खेलने से ना तो आप थक रहे हो ज़्यादा और ना आप पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बट आपको बहुत इंजॉयमेंट मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं गाइज कि जब आप किसी काम को इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होती और आप सरलता से कर लेते हैं। पर वहीं अगर आपको बोल दिया आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती आपको बोला है चलो भाई आपको क्रिकेट खेलना ही है, तो एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से आपको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या फील होगा गाइस, टायर्डनेस फील होगी, ना तो आप में आपको इंटरेस्ट है और ऊपर से आप थक और गए हैं, तो जाहिर सी बात है गाइस आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान यही कहता है कि बच्चा तभी पढ़ेगा जब वो उसमें रुचि लेगा, और पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए ही बाल केंद्रित शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने है पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी अध्ययन। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में समस्त शिक्षण कार्य पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर करती है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि पाठ्यक्रम बालक के विकास के स्तर के अनुकूल हो और बालक के सामान्य विकास में सहायक भी हो। शिक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए और उसके अनुसार शिक्षण के परिणाम स्वरूप बालकों को अनावश्यक थकान नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ मैं अभी कह रही थी गाइस कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम है, क्यूरिकुलम है, उसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो बालक के विकास में भी सहायक हो, उसे पढ़ते समय बालक को थकान भी ना लगे और अनइंटरेस्टेड भी ना हो, मतलब जिसमें बच्चे की रुचि ही ना हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो ये डायरेक्शन आपको कौन दे सकता है? सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान ही दे सकता है कि किस तरीके का पाठ्यक्रम बनाया जाए कि बच्चा उसे पढ़ सके, समझ सके, उसका विकास हो सके और उसको थकान भी ना लगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट 9 है बाल अपराधों का अध्ययन। इसमें क्या होता है गाइस, प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक शिक्षा संस्था में कुछ बालक छोटे या बड़े अपराधों में लिप्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्तमान युग में अपराधी बच्चों के प्रति पहले से नितांत भिन्न एवं उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। बाल अपराध को अपराध ना मानकर मनोवैज्ञानिक असामान्यता माना जाता है। अपराधी बच्चे वास्तव में मानसिक रूप से असामान्य होते हैं तथा उनके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध तथा बाल अपराधियों के विषय में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब बाल अपराध की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो बाल अपराध का मतलब है कि जो बच्चा है वो अपराधी की श्रेणी में आ रहा है। जैसे सपोज करा उसने चोरी कर ली, अगर अपने घर में करी है चोरी गाइस, तो उसके पेरेंट्स उसको जो भी ट्रीटमेंट दे वो उनका अपना पर्सनल लेवल है। बट अगर वो सोसाइटी में जाकर चोरी कर रहा है, किसी की महंगी चीज़ें उठा रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, तब वो आता है गाइस बाल अपराधी की श्रेणी में। ठीक है, तो अगर परिवार में बच्चा परिवार में ऐसा काम कर रहा है, घर में ऐसा काम कर रहा है, तो उसे चीज़ें समझा के क्लियर करा जा सकता है। पर अगर बच्चा समाज में जाकर ये काम कर रहा है, तब ये बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। और बाल अपराधी में श्रेणी में आने के कारण पहले तो गाइस क्या होता था कि दंड मिलता था। ठीक है, अब क्या किया गया है कि गाइस उदार मतलब काइंड हार्टेड थोड़ा दिखा दिया गया है। उस चीज़ को जानने की कोशिश करी है कि अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो सामान्य तो नहीं हो सकता ना गाइस, उसका अगर मेंटल लेवल नॉर्मल होता तो उसको पता होता। जैसे सब बच्चों को पता है, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों को अगर बताया जा रहा है कि बेटा चोरी करना गलत बात है, 29 बच्चे चोरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा चोरी कर रहा है, यानी वो सामान्य से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो उस परेशानी को समझकर, जानकर, उसका निवारण कर कर शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, उस बच्चे की सहायता करता है और उसे सुधारता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। संवेग एवं संवेगात्मक, संवेग मतलब इमोशन होता है गाइस, क्रियाएं मनुष्य मात्र के लिए नैसर्गिक तथ्य हैं। ठीक है, विभिन्न अध्ययनों द्वारा ज्ञात हो चुका है कि कुछ संवेगात्मक क्रियाएं बालकों के सुचारू विकास में सहायक होती हैं और इसके विपरीत कुछ अन्य संवेगात्मक क्रियाएं विकास की गति को कुंठित कर देती है। हास, परिहास तथा स्नेह आदि संवेगात्मक क्रियाएं विकास की प्रक्रिया में सहायक होती है, जबकि क्रोध, द्वेष तथा ईर्ष्या आदि संवेगात्मक क्रियाएं यदि प्रबल हो जाएं तो बालक का सामान्य विकास कुंठित अथवा अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे गाइज मैंने इमोशन के लिए बात करी है, तो इमोशन की जब हम बात करेंगे, इमोशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब बच्चा खुश महसूस कर रहा है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, ठीक है, प्रेम से रह रहा है, सबके साथ सामंजस्य बिठा के रह रहा है, तो वो क्या है, उसके विकास में सहायता करेंगी, डेवलपमेंट उसका अच्छे से होगा। अदर हैंड अगर बच्चा नेगेटिव फील कर रहा है, दूसरों से जल रहा है, गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या उसे महसूस हो रही है, द्वेष की भावनाओं रख रहा है, शत्रुता रख रहा है, तो ये सब क्या करेंगी, बच्चे के दिल में कुंठा पैदा करेंगी। कुंठा यानी उसके मन में गांठ बन जाएगी नेगेटिविटी के लिए। ठीक है, तो जब नेगेटिव बच्चा हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट होना स्वाभाविक रूप से रुक जाता है या फिर उसकी गति में बाधा पड़ती है। इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ गाइस मैं जा रही हूँ। अगला पॉइंट कहता है मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी अध्ययन। ठीक है, विभिन्न परीक्षणों में बालकों की विभिन्न योग्यताओं को ज्ञात करने के साथ साथ उनका सही मापन भी आवश्यक होता है। इसके लिए भिन्न भिन्न
मापनियाँ तैयार की जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन मापनियों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मापन संबंधी कह दिया कि भाई मेजरमेंट करना है किसी भी बच्चे की योग्यता क्या है। सपोज करा मैंने 4 ग्रेड डिसाइड कर लिए ABCD। जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसका ग्रेड A, जो जिसका थोड़ा खराब होगा B, जिसका और थोड़ा कम होगा C, और जिसका लास्ट में जिसका बहुत ही अच्छा मतलब कम बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा उसको मैंने D ग्रेड दे दिया। ठीक है, इनको मैंने 4 कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करना इज नॉट अ बिग डील। बात क्या है कि जो ये मेजरमेंट मैंने दिया है इसका भी व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए कि ABCD क्या ग्रेड सेटिस्फाइड हैं। अगर वो ग्रेड सेटिस्फाइड है तब उसको यूज़ किया जाएगा। अगर वो ग्रेड सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें ग्रेड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ गाइस लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। लास्ट पॉइंट कहता है गाइस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्ययन। सामान्य रूप से केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात ही की जाती है। सामान्य रूप से तो हम फिजिकल लेवल पे देखेंगे ना गाइस, दिमाग लेवल पे जाने की तो अभी अपनी इतना कैपेबिलिटी होती नहीं कि दिमाग खोल के किसी का देखा जाए। लेकिन व्यक्ति के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य का सही होना भी आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले अध्ययन क्षेत्र को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले कारकों तथा मानसिक अस्वस्थता के उपचार के उपाय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया के सुचारू रूप से चलने हेतु मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है गाइस ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्ययन जो हम कह रहे हैं सीधे सीधे इन शॉर्ट टर्म में मैं कहूँ तो जो मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल पे हम किसी को देख चुके हैं वो ठीक है, पर जो मेंटल लेवल है उसकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगर मेंटल लेवल बच्चे का नॉर्मल है तो बच्चा पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा। अभी तक जितना पढ़ाया गाइस उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब हम फाइनली यहाँ पे देखते हैं आंसर राइटिंग की टेक्निक। ठीक है, आंसर राइटिंग की टेक्निक में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है गाइस, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी को थोड़ा ब्रीफ में बता देना, थोड़ा सा 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक, पहला स्टेप मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पहले स्टेप के बाद अब मैं आती हूँ सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है गाइस, एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, किस तरीके से आगे मैं अपने आंसर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो उसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल खींचा है। आप चाहें तो बादल ड्राइंग जो आपको समझ में आता है आपको बना लीजिए समय के अभाव के कारण। ठीक है, जो आपको फूल पत्ती जो जैसा समझ में आ रहा है आपको डिजाइन बना देना है और उसके सेंटर पे लिख देना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के कार्यक्षेत्र, जो भी आपको समझ में आता है आप लिख दीजिए। फिर उसके चारों तरफ एरो के मीडियम से पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, D, E, F, G, H, I, यहाँ पे मैंने ABCD, EFG लिख दिया है। आपको वहां पे जो मैंने पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखाए हैं कि मानसिक अध्ययन करते हैं, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत अध्ययन, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। मुझे लगता नहीं है गाइस आप लोग 8 से ज्यादा जा पाएंगे क्योंकि वहां पे लिमिटेड टाइम होता है। 3 आवर्स के लिए आप कितना लिखोगे, और अगर एक ही क्वेश्चन में 12 पॉइंट आप लिखने लगोगे तो ये एक एक पॉइंट कम से कम आधा पेज ले लेगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो आपको वहां पे लिमिटेड लिखना है, पर आपको क्या देना है, वैरायटी देनी है, वैरायटी ऑफ नॉलेज की आप कितना उस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको लिखा इसके बारे में एक्सप्लेन किया, इसको लिखा इसके बारे में एक्सप्लेन किया। इस तरीके से जितने पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हैं उतनों को ही मेंशन करिएगा गाइस। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे आपने 12 लिख दिए और एक्सप्लेन करने आप 4 में आपका टाइम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जितने आप यहाँ पे वहां पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उतनों को ही आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। 4 पॉइंट मेंशन कर पा रहे हैं तो 4 पॉइंट ही मेंशन कीजिएगा। 5 पॉइंट लिख पा रहे हैं तो 5 को ही यहाँ मेंशन कीजिएगा। ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, जितना लिख रहे हो उतना सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में इन सबको क्या करना है गाइस, एक्सप्लेन कर देना है। अब बात आई थर्ड स्टेप की, थर्ड एक्सप्लेन कर देना है इसमें। ठीक है, फ्लो चार्ट को थर्ड पॉइंट पे क्या करा आपने, एक्सप्लेन कर दिया आगे, पूरा का पूरा खुल गया। ठीक है, हो गया आपका स्कोप यहाँ पे कंप्लीट। अब ये पार्ट जो हम खेलते हैं ये हमारा अपना रोल है, हम किस तरीके से इसे प्ले करते हैं। अब मैंने क्या निकाला यहाँ पे गाइस, निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष में मैंने क्या पाया कि बालक के सर्वांगीण व चौमुखी विकास। सर्वांगीण और चौमुखी का मतलब है कि हमने बच्चे का मेंटल लेवल भी देख लिया, उसका फिजिकल लेवल भी देख लिया, उसकी पर्सनालिटी भी देख ली, उसका थॉट भी देख लिया, अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो वो लेवल भी देख लिया, उसके इमोशन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया ना। तो जितनी भी मनोवैज्ञानिक स्टडी है उसके अंदर सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यानी बालक के सर्वांगीण व चौमुखी विकास हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का निर्माण किया गया है,
अतः इसका अध्ययन व जानकारी आवश्यक है। अब मुझे ये बताइए गाइस, किसके लिए आवश्यक है, टीचर के लिए या बच्चे के लिए? ऑब्वियस सी बात है गाइस, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है गाइस आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।